अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने क्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के सी की एप्लीकेशन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम बेटा उसकी एप्लीकेशन नंबर 2 जो कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्सटेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? एक्सटेंट का एक्चुअली लफ्ज़ी मतलब होता है, हम कह सकते हैं मिकदार का नाम होता है, या हम परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सीखिएगा इसका मतलब क्या है। देखो, मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया बेटा एक रिएक्शन है हमारे पास ए प्लस बी, ये मिलके बनाते हैं सी प्लस डी। इसको समझिएगा। अब एक्सटेंड का मतलब ये है कि मैं ये रिएक्शन करवाने के बाद आधा घंटा लैब से बाहर चला जाता हूँ, लैब के बाद फिर आके मैं आधे घंटे बाद चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये अमाउंट होगी बेटा कि उसकी कितनी मिकदार बेटा रिएक्टेंट की आपके पास प्रोडक्ट में पहुंच गई। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं चेक कर सकता हूँ कि रिएक्शन किस हद तक आपके पास कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि रिएक्शन कितना हो चुका है बेटा। मतलब इसका ये होगा कि रिएक्शन अब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, या उससे आगे चला गया है, तो या अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम आना है। इन सारी बातों का बेटा जो स्टडी कहलाता है ना, इसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है। वो कहता है इट इंडिकेट्स हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक्सटेंट का मतलब यही है कि कितने रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। या इट मैयर्स, वो ये मालूम करता है, या हाउ मच रिएक्शन हैज़ अकर्ड, कि कितना रिएक्शन हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये बेटा एक्सटेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद वो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, हम मतलब कि कितना रिएक्शन हो चुका है, किस हद तक हो चुका है, ये हम केसी का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। किस तरह से बेटा? वो कहता है तीन कंडीशंस हैं। एक बेटा वो कहता है केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है। वो कहता है अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो, इसका मतलब वो कहता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्यों कंप्लीट हो चुका है? यही बेटा रिएक्शन को देखते हैं। वो कहता है ए और बी मिलकर सी और डी बनाते हैं। मैं आधे घंटे बाद आके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपके पास केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आई है। अब देखो केसी कैसे निकलता है बेटा, ये सीखे। केसी निकलता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये याद रखें। ठीक हो गया। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, याद रख लो, इसका मतलब है रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। जब क्योंकि रिएक्टेंट इसके इन्वर्सली है। ठीक हो गया। रिएक्टेंट जितने कम होंगे केसी की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में प्रोडक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे। तो वो कहता है कि केसी की वैल्यू जब ज़्यादा होती है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्यों हम कंप्लीट कह रहे हैं? क्योंकि बेटा सारे के सारे वो कहता है तकरीबन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर आपके पास चले गए हैं। यही वो कहता है इट इज सपोज दैट एट द इक्विलिब्रियम ऑल द प्रोडक्ट्स इज प्रेजेंट एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, कि सारी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। तो जब रिएक्टेंट है ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब खत्म हो गया। क्लियर? इसकी बेटा एक एग्जांपल बेटा यहाँ पे नीचे मैंने लिखी है कि ओजोन की जो डिप्लेशन होती है उसकी केसी की वैल्यू, ये बेटा केसी इज इक्वल टू 10⁻⁵, ये 10⁻⁵ का मतलब है कि 10 लिखने के बाद या एक लिखने के बाद उसके पास 55 जीरो लगाओ, तो इतना बड़ा फिगर है, हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसलिए बेटा केसी की ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसके बाद बेटा आपके पास है के सी इज़ वेरी स्मॉल। अब वो कहता है अगर के सी बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बिल्कुल अब इसके अपोजिट होगा। ठीक हो गया। कैसे? वो कहता है जब के सी की वैल्यू बहुत कम होगी, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब क्या है? के सी हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। वो कहता है कि आपके पास जब के सी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है उसके अंदर प्रोडक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। ठीक हो गया। सारे के सारे रिएक्टेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। रिएक्टेंट पाए जाएंगे तो केसी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट उसके क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही चीज बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है। वो कहता है केसी इज वेरी स्मॉल मींस दैट रिएक्शन विल नेवर गोज ऑन कंप्लीशन, कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। वो कहता है एंड वो कहता है प्रोडक्ट इज नेग्लेजिबल,
कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है वो क्या है बेटा, ना होने के बराबर है। और ये आपको इस रिलेशन से ही समझ आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट पाए जाएंगे जब Kc की वैल्यू कम होगी। उसकी एग्जांपल बेटा मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ने की लिखी है। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ने के लिए 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है बेटा, और इतना 10⁻⁻13 Kc की वैल्यू आती है, जो कि ना होने के बराबर है। इसका मतलब कि कोई मतलब कह सकते हैं कि लाखों मालिक्यूल्स में से एक आधा मालिक्यूल्स ही बेटा टूट के H2 और F2 में गए। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने एट 25 लिख रहा हूँ, एट 2000 सेंटीग्रेड लिख रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि Kc बस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है Kc की वैल्यू बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, या आप लिख सकते हो Kc इज स्मॉल मीन्स मतलब जो हम मैयर कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज मैयर नहीं कर सकते, वो वाले भी नहीं कर सकते, ये वाले भी मैयर हम नहीं कर सकते, हमारा माइंड नहीं एक्सेप्ट करता। वो कहता है जो हम मैयर कर सकते हैं बेटा, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है, अमाउंट है, वो तकरीबन तकरीबन बराबर होगी, तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मिसाल बेटा नीचे मैंने दी है N2O4, ये बुक पे नहीं लिखी थी, तो मैंने वही 10th वाली एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर दिया। ये दोनों फर्स्ट ईयर वाली थी, मैंने वही ऐड की है। वो कहता है Kc की वैल्यू 0.211 है, जो कि कंपेरेबल है। अब इसमें बेटा अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि कोई रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है। ये देखो इसमें रिएक्शन हम कहते हैं तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इसमें रिएक्शन कभी नहीं कंप्लीट होगा, इसमें रिएक्शन वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। ये था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और पेपर में कैसे लिखना है बेटा, पेपर में ये डेफिनेशन लिखनी है बेटा। डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा ये वाली लाइंस यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट तक लिख देना है। उसके बाद ये वाला नेवर गोज ऑन कंप्लीशन और ये वाला डायनामिक इक्विलिब्रियम, मिसालें अगर भूल जाती हैं तो ये छोड़ देनी है इतनी एमसीक्यूज के लिए। हाँ, जो ई कैट एमडी कैट टेस्ट देंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नीचे बेटा यही कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने लिखे हैं। हाउ Kc प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसका आंसर अभी मैंने आपको सिखाया कैसे लिखना है बेटा। उसके बाद आपके पास आता है राइट टू, वो कहता है एप्लीकेशंस ऑफ Kc। जब दो एप्लीकेशंस ऑफ Kc का पूछता है ना, तो हमें बेटा वो नाम उनके लिखने होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद हम उसकी ये छोटी छोटी कंडीशन लिख देंगे, और साथ में बेटा आपके पास जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हाउ Kc प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा डिस्कस कर चुके हैं।